नहीं रहा कुछ रिकॉर्ड। अब चलिए, तो कैसे हैं सब लोग? मैंने हंट पाउली अबाउ के काफी सारे क्वेश्चन आपको कराए थे यार, और उसके भी क्वांटम नंबर्स के। अब इन तीनों को कंबाइन कर लो, क्या क्या, हंट पाउली अबाउ को और क्वांटम नंबर्स, इन चारों चीजों को क्या कर लें, इकट्ठा कर लें और अच्छी तरीके से समझ लें। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। आसान है, बहुत आसान है, पर जो क्वेश्चन हमारा है, हमारा एम कंपटीशन है जिसमें हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको हंट पाउली अबाउ के एप्लीकेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूं। टॉपिक डालिए। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसके वो पॉइंट्स को समझना है जो आपको नहीं आते हैं या आप उन्हें मिस कर रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो केमिस्ट्री के अभी तक जो मैंने पार्ट पढ़ाया है आपको, आज तक जो पढ़ाऊंगा वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। पूरा केमिस्ट्री चल रही है आपकी क्वांटम नंबर से अभी तक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर हमको बात समझनी है। हाइड्रोजन, ये एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। सबको इसलिए देखो, हमको जीरो से इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि कोई भी स्टूडेंट हो उसको अगर हम बिल्कुल जीरो से बोल देंगे तो उसे भी समझ आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं एटम में, और ये एटम है तो यहाँ पे हमने लिखा एटॉमिक नंबर। तो अब हमारा शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 1s1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज द 1s ऑर्बिटल, जिसको आप ऐसा बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 1s, ये 1s1। तो यहाँ पर हम केवल एक इलेक्ट्रॉन बतला रहे हैं। यहाँ पर हमें बतलाया जा रहा है कि 1s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हम बतला रहे हैं 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, बट उसका स्पिन +½ है। जैसे मान लीजिए मेरी जेब में ये पेन ऐसा रखा है, तो कोई भी कहेगा ये पेन ऐसा रखा है, ठीक है, इसमें इंक नीचे है सर, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका कपड़ा खराब नहीं होगा। और ऐसा रख दें तो कोई भी बच्चा कह देगा सर पेन उल्टा रखा है, शर्ट खराब हो जाएगा, धीरे धीरे इंक निकल जाएगी। तो भाई साहब 1s1, ये इसमें हमको इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी मिल रहा है +½ या ऐसा भी हम लिख सकते हैं 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन मिल रहा है हमें -½ ये भी। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा नहीं है कि केवल यही इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखोगे तो करेक्ट होगा, ये रॉन्ग नहीं। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है वह +½ और -½ किसी भी स्पिन में हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ द हाइड्रोजन इज करेक्ट। देन अब बताओ, इसमें हमको ना तो पाउली रूल की जरूरत पड़ी, क्योंकि पाउली की हमें जरूरत पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज्यादा हो, तो हमें इसमें पाउली की नो रिक्वायरमेंट ऑफ पाउली। हमें इसमें हंड की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में हंड भी समझा चुका हूं कि हंड कहां पर लगता है। तो हमें इन दोनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, अबाउ की। और अबाउ इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अबाउ कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल या उस सबसेल में एंटर करता है जिसका n+l सबसे कम होता है। तो बताइए 1s1 इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, 1s1 इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं यहाँ पर ये कर देता 2s1, तो यह कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग होता। दिस इज द रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। रॉन्ग according to अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ कहता है इलेक्ट्रॉन 1s में पहले जाएगा, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है, और 1s की एनर्जी सबसे कम है क्योंकि उसका n+l सबसे कम है। तो
यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन 1s1 में जाएगा। दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू अबव एंड दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द अबव। मुझे लगता है ये सिंपल बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब बताइए, ये 11th में मैं पढ़ाता हूँ और आपको मैं ड्रॉपर में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 11th में जो चीज हम पढ़ते हैं, क्या इस संसार की फ्रॉम KG1 या और नर्सरी, प्री नर्सरी और लास्ट तक जब आप PG कर लेंगे, MD, MS, DM, जो भी आपको करना है, ठीक है, इन सबको जब आप काउंट करके देखोगे तो 11th क्लास पूरी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी आपकी पढ़ाई की जो दुनिया है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11th है, क्योंकि जिसका 11th अच्छा तैयार है, जिसने 11th में बिल्कुल झंडे गाड़ दिए हैं, उसका 12th भी तैयार हो जाएगा और वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप बताओ, पूरी लाइफ चेंजिंग क्लास जो होती है 11th, पूरी लाइन बदलने वाली क्लास होती है 11th। वो चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, किसी में भी, इसलिए 11th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10th तक तो ऐसा है केमिस्ट्री यार, 10th की केमिस्ट्री इतनी बड़ी है कि 1 वीक में मैं पूरी फिनिश कर दूंगा। 1 वीक से ज्यादा नहीं लगता उसमें, 7 क्लास में पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप बताओ कहाँ अपन ने पढ़ा केमिस्ट्री 10th क्लास में, और 11th में एकदम क्या आ जाता है, बहुत एकदम ऐसा आ जाता है, बहुत शार्प चेंज होता है। तो भैया ये अकॉर्डिंग टू द अबव रूल दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग, क्योंकि 1s में इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए। 1s की एनर्जी, आजकल आप देखो पैटर्न ये हो सकता है कि आपको एसर्शन रीजन आ जाए, एसर्शन रीजन, तो उस एसर्शन रीजन के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। मैंने इस तरह से पढ़ाता हूं कि आपकी सारी बातें एकदम क्लियर हों। चलिए, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी कि 2s1 इज रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है। और अब हम लिखते हैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये सब बातें लिखना है जो मैं लिख रहा हूं, ये इससे आपको एकदम कॉन्फिडेंस भी आएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। हीलियम तो फिर वही बात 1s2 और आगे सब खाली पड़े हैं, 2s0 2p0, ये सब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ठीक है। बोले सर है ही नहीं, हाँ 1s अकेला है हाइड्रोहीलियम में, हाँ अगर आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1s2, ठीक है। अब बताओ 1s2 को आप कैसा लिख सकते हो, यहाँ पर इस डिजाइन से आप ये भी 1s2 लिख सकते हो। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन शो हो रहा है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, इसमें इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस हाफ प्लस हाफ, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं है। और ये बात तो मैं वहां पे समझा चुका हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पाउली स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आपका पाउली, तो यहाँ पर आपको अबव और पाउली इन दोनों की जरूरत पड़ी, क्योंकि पाउली स्टेट दैट an orbital can accommodate maximum 2 electrons in opposite spin. So this is Pauli. Or electron first enter in the 1s orbital rather than 2s 2p because the n plus l is smaller for n plus or 1s orbital. तो आपका यहाँ पर अबव एंड पाउली दोनों फॉलो हो रहे हैं और मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 ऐसा लिखा, 1s2 दिस इज करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ यदि मान लीजिए ऐसा हो गया होता, ये ऐसा हो गया होता तो क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब यहाँ पर पाउली रूल भी लगने लगा और पाउली कहता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट होने चाहिए। इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन के स्पिन सेम हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि मैंने इसको माइनस हाफ माना तो ये भी उसी डायरेक्शन में माइनस हाफ, और दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पाउली। पाउली फेल हो गया और आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बताइए पूरा क्लियर हो गया आपको सबको, क्यों बच्चों? यस सर। यस सर। देन वहां ध्यान से देखिए, लिथियम 3 1s2 2s1। अब देखिए 1s को पूरा कंप्लीट किया, 1s को पूरा कंप्लीट किया, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2s1। ये देखिए, तो यहाँ पर आपका 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, आप सब जानते हैं n+l। तो यहाँ पर हमको अबव भी फॉलो हुआ और पाउली भी फॉलो हुआ।
ठीक है, जरा सोचिए, IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन बोल रहा हूं कि Li लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s3 इज नॉट 1s3 नहीं होता। बताइए 1s3 में क्या प्रॉब्लम है? हम 1s3 क्यों नहीं लिख सकते? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में 1s3 लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ, IIT का क्वेश्चन है ये। सर एस में एक ही ऑर्बिटल होता एस में एक ही ऑर्बिटल है। अच्छा, और सोचो, एक ऑर्बिटल है तो सर क्योंकि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। बस, तो इसका Opposite मतलब यहाँ direction. पर पाउली का प्रॉब्लम, पाउली के अकॉर्डिंग दिस इज रॉन्ग, पाउली के अकॉर्डिंग दिस इज रॉन्ग। पाउली कहता है भाई साहब 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में, और आपने क्या किया, 1s में 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ये इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पाउली। पाउली डिसोबे हो रहा है यहाँ पर। कौन डिसोबे हो रहा है? पाउली। से क्वेश्चन आपका IIT में पूछा गया है 1s3। चलिए लिख लेंगे, ये सब लिखते जाइएगा, जैसे ये, जैसे मैं लिखता हूँ, मेरा बोर्ड आपकी कॉपी दोनों एक जैसी दिखे। जैसे फोटो कॉपी, मैं अगर मान लो इसकी फोटो कॉपी आप बच्चों को बांट दूं, तो आप कोई भी स्टूडेंट कहे कि यार तो सर की फोटो कॉपी कर ली एकदम, तो ऐसा आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम 4, बेरिलियम 4, तो 1s2 2s2 ये आपका, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1s2 2s2। चलिए बेरिलियम के बाद बोरान 5, अब 1s2 2s2 2p1। अब जरा सोचिए 2p1 कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। यहां देखिए, अब यहां से आपका शुरू हो जाता है हंड रूल, ध्यान से समझना है। यहाँ 1s की एनर्जी कम तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें गया, 2s की एनर्जी ज्यादा, तो अब जब ये कंप्लीट हो गया, ये 1s2 ये पूरा कंप्लीट हो गया, सब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्योंकि अब उसकी मजबूरी है, तो उससे ज्यादा एनर्जी वाले में गया, ये देखिए ये, और इसमें अब जाना शुरू हो गया। यहाँ पर px है, यहाँ पर py है, यहाँ पर pz है, ये 2 के हैं, ये 2s है, ये 1s है, ये 1s है, तो ये 2s है, 2px 2py 2pz। थोड़ा दिख नहीं रहा है, आप समझ गए होंगे, px py pz, ये px है, ये py है, और ये pz है। अब बताइए, p में इलेक्ट्रॉन पहला गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया। अब बताओ यहाँ पर कौन सा रूल लग गया? तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, देन 2s में, देन 2p में, तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो एनर्जी के बेस पर आपका हो गया आप बाउ रूल, ये फॉलो हुआ। अब बताओ, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाउली भी फॉलो हो रहा है, और ये px py pz इनकी एनर्जी इक्वल है, और जब एनर्जी इक्वल होती है तो कौन सा रूल लगता है बताइए? एनर्जी इक्वल होती है तो कौन सा रूल लगता है बताइए? एनर्जी इक्वल होती है हंस रूल, तो बस यहाँ पर हंस लग गया। तो अब इसमें p में 2 इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं 1 बाई 1 जा रहे हैं, ये आप इसमें, और ये भी करेक्ट है। अगर वो लिख के ऐसा दे देता तो ये भी करेक्ट होता। अब आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं बोले सर ये तो खाली पड़ा, ये गलत, नहीं भाई ये सही है, दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस ऐसा है, वाई एक्सिस ऐसा है, और जेड एक्सिस ऐसा है। एक्स एक्सिस पर ऑर्बिटल तो एक्स में चला गया, उसी तरह वाई एक्सिस पर वैसा ही ऑर्बिटल है, उसी तरह जेड एक्सिस पर वैसा ही ऑर्बिटल है, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल है, बिल्कुल सारे तरह से इक्वल है, इसलिए px1 py को खाली पड़ा रहने दो, pz1, एंड दिस इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द हंस रूल। तो यहाँ पर तीनों रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। बोलो, बात क्लियर हो गई ना पूरी? यस बात क्लियर हो गई? यस गुड। तो यहाँ पर हमको तीनों रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फुल हो रहे हैं, और आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो भी करेक्ट है, और ऐसा लिख देता हूं तो भी करेक्ट है। ये गलत मत कर देना, बोले सर पहले तो px में जाता, मुझे इसमें बताओ कि px पहले है कि py पहले है कि pz पहले है, कौन सा पहले है? तीनों बराबर है न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, सभी पर कोई सी भी एक्सिस आप मान लें,
तीनों की एनर्जी बराबर है, तीनों एक जैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में ये भी कॉन्फ़िगरेशन करेक्शन है तो आप गलत कर दें। हाँ, लेकिन यदि आपने ऐसा कर दिया होता, अगर आपने ऐसा कर दिया होता, अब बताइए ये करेक्ट है कि रॉन्ग, बस ये बता दीजिए मुझे, ये करेक्ट है कि रॉन्ग, जल्दी से। रॉन्ग। Wrong, sir. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये किसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है? आपके सामने हंड भी है, पाउली भी है, अबव भी है, किसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है, जल्दी बताइए। तो दिस इज Sir, रॉन्ग Hunt. Sir, अकॉर्डिंग Hunt's टू, rule. बिल्कुल Hunt. यहाँ पर हंड का मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि हंड कहता है 1 by 1, भैया भाई 1 by 1 जाना चाहिए, पहले इसमें चला गया फिर इसमें चला गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये छूट रहा है ना, छूट नहीं रहा, वो तो तीनों एक्स वाई जेड तो किसी में भी रह सकते हैं, ठीक है, पर स्पिन सेम होने चाहिए। यहाँ पर हंड के लिए गलत है, क्योंकि इसका स्पिन आपका प्लस हाफ है और इसका माइनस हाफ है, इसलिए हंड डिसओबे हो रहा है। तो ऐसे पढ़ना है हमको। 11th क्लास की जब आप वीडियो देखेंगे तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया है, और सपोर्ट करिए कि आपको 11th क्लास में ऐसा ही पढ़ना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट है अब आपको एक क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन एटम फॉलोज। ए ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं, हंड रूल, बी पाउली एंड हंड रूल, सी अबाउ एंड हंड रूल, डी अबाउ हंड एंड पाउली, तीनों रूल। आंसर दीजिए। बहुत अच्छे से पढ़े, आया हुआ क्वेश्चन है, आप सिर्फ ना और सब जानते हैं भैया, कार्बन के बाद तो नाइट्रोजन ही आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, आया हुआ क्वेश्चन। Sir, D. डी। Yes, sir, D. सब लोग तो मुझे करेक्ट आंसर आप सोचिए, 1 मिनट के लिए आपके पास टाइम है, 1 मिनट, बिल्कुल आप अच्छे से सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और सोच के फिर मुझे आंसर दीजिए। सर ए। ए। एग्जैक्टली, जिसने भी ए आंसर दिया है करेक्ट। जरा सोचो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 2p, जरा सोचो, नाइट्रोजन का, भाई जब भी आप पढ़ाई करो, वो किसी भी चीज की पढ़ाई हो, एनालिसिस कर लिया करो, स्किल डेवलप करो, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की, यही है ब्रेन डेवलप, जिसे अपन बोलते हैं ना कि हम पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पढ़ें कि हमसे क्वेश्चन अपने आप बन जाए, हमें दोबारा रिवीजन ना करना पड़े, यह स्किल आपको डेवलप करना चाहिए। तो नाइट्रोजन 7, देखो ऐसा स्किल डेवलप करिए कि 80% पढ़ने पर 80% रिवीजन की आपको जरूरत ना पड़े, आपको याद ही रहे, और अगर क्वेश्चन सामने आ जाए तो आप उसे बहुत आराम से बना लें। तो ऐसी स्किल आप डेवलप करिए। 1s2 2s2 2p3, सोचिए 2p अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2p, ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2p, ये अनपेयर्ड है, यहाँ पर ये, अरे यार, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए है ना अनपेयर्ड। और अब बताओ कि कौन सा रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, इसमें पाउली का कोई मामला ही नहीं बनता, तो सारे पाउली वाले कैंसिल कर दो। क्यों? पाउली तो कहता है एन ऑर्बिटल एक्समोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन, तो ये बात एक ऑर्बिटल में यहाँ 3 है, और तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं। और हंड कहता है इक्वल एनर्जी के यदि ऑर्बिटल हो तो इलेक्ट्रॉन 1 by 1 और पैरेलल स्पिन में जाते हैं, 1 by 1 और सेम स्पिन में जाते हैं या पैरेलल स्पिन में जाते हैं। तो बताइए
यहाँ पर पाउली तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और ऑर्बिटल 2p की बात कर रहा है, कंपेयर नहीं कर रहा है कि 2s के बाद 2p में जा रहा है या 1s के बाद 2s में जा रहा है, 2s के बाद 2p में, ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा है। तो वहां पर तो एनर्जी का मामला ही नहीं है, मतलब आप बाहु का मामला ही नहीं है। तो आप बाहु जहां है वो भी आपका आंसर गलत, इसका मतलब केवल हैंड है। तो मैंने आपको दोनों तरह से कि ये क्यों नहीं है और ये क्यों है, ये बात मैंने आपको समझा दी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छा सोचो, अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। बोले सर उसने सेम स्पिन तो लिखा नहीं है, तो आपका नाइट्रोजन का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। p ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो वह 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हंड के रूल से ही होंगे। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? यस सर। तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब बताइए ऑक्सीजन। अब मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो कैसे रूल लग रहे हैं और आप उसे किस तरह से बड़े आसानी से समझ सकते हैं, जो हमें 11th में समझना चाहिए था। आप बस विश्वास रखिए, तैयारी करते रहिए, क्लास मत छोड़िए। क्लास कभी इजी भी हो सकती है भाई, बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्लासेस तो आता ही है, ऐसा बोल के बच्चे निकल जाते हैं। क्या कर रहे हैं, नुकसान। 2 घंटे खुद भी नहीं पढ़ते हैं, और यदि यहाँ पढ़ लिया होता तो ये कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे पास पढ़ेंगे तो नो रिक्वायर्ड ऑफ रिवीजन, कम से कम 70% केमिस्ट्री के रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। आप एकदम पेज देखेंगे और आपको बात याद आ जाएगी पूरी। तो लिखिए, अगला है ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p8 तो 2p4 जो हो जाएगा। फ्लोरीन 9 है, 1s2 2s2 2p5, नियॉन 1s2 2s2 2p6। तो ये हमारे पास ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p6 तक हो गया। ध्यान से सुनना, जब भी s2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसे हम कहेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कभी भी S2P6 कॉन्फ़िगरेशन किसी में भी हो तो वो कहलाएगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा सोचो, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बस मुझे इसका आंसर दे दो कि सर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। इनर्ट गैस मैंने लिख दिया। अब अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मैं क्वेश्चन दे दूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या होता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? कोई आंसर देगा? जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो तुम तुरंत आंसर दे दोगे सर S2P6। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? ये डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में और क्या बोलते हैं, कई जगह है और आपको पूछा गया है। आंसर दो मुझे। चलिए मैं आपको 2 मिनट बाद इसका आंसर देने वाला हूं। तो ये हमारा हुआ नियान। अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 और अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे S1 में। मैग्नीशियम 3s2, मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3s2 3p1। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो सब वैसा ही रहेगा, है ना। एल्यूमिनियम सिलिकॉन 14 3s2 3p2, ठीक है। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15 3s2 3p3, फास्फोरस सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 8। तो ये आपका 3p4 3p5 और ये लास्ट p6
3s2 3p6 ये फिर से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका बन गया। फटाफट लिखिए, अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात क्लियर होगी। तो यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तक का ये फिनिश हो गया होता, इसमें किसी को जरा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये हम यहाँ पर आर्गन कर देते हैं, आर्गन 3s2 3p6 और ये 3d पड़ा हुआ है 0। अब पोटेशियम आता है 19, पोटेशियम 19। बताइए, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक कंप्लीट हो गया, 3d और 4s। अब बताओ, मैं इलेक्ट्रॉन 3d 1 में लिखूं ये करेक्ट है या 3d 0 4s1 करेक्ट है? ये पोटेशियम के कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने सिंपल दो लिखे हैं मैंने, बताइए विच वन इज करेक्ट? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का करेक्ट है? 3d1 4s0 करेक्ट है कि 3d 0 4s1 करेक्ट है? सर 4s1। सर 4s1। सब जानते हैं कि ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन 3d में आना चाहिए 3s 3p और 3d, पहले तो 3d को भरना चाहिए, बाद में 4s में, क्योंकि ऑर्बिट तो ये थर्ड है और ये ऑर्बिट फोर्थ है। तो फिर क्या रीजन हो जाता है बताओ जल्दी से। इन पोटेशियम इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4s rather than 3d, rather than 3d। अब बताओ आंसर दो, ये एसर्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है 3d की जगह, ये एसर्शन हो गया। तो रीजन इसका क्या बनना चाहिए? बिकॉज ऑफ, आंसर दो, एनर्जी लेवल, बिकॉज ऑफ, बोलो एनर्जी n+l। हाँ, एनर्जी ऑफ 4s is less than 3d। एक आंसर आपका ये होगा। और इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं n+l of 4s is less than that of 3d। तो आपका दोनों आंसर करेक्ट है, कभी n+l आ जाए तो भी करेक्ट है और एनर्जी आ जाए, क्योंकि आपको याद है ना, एनर्जी को डिसाइड करने वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और l होते हैं, m और s नहीं होते। कल मैंने आपको चारों क्वांटम नंबर के 4 इलेक्ट्रॉन लिख के दिए थे और मैंने आपसे पूछा था कि किसकी एनर्जी सबसे कम है और आपको ऑर्डर भी बनवाया था। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि एनर्जी के लिए हम n+l फॉलो करते हैं, केवल n+l। हम यहाँ पर क्या फॉलो नहीं करते हैं? बोलो, m और s की कोई जरूरत नहीं है हमको, m और s की कोई जरूरत नहीं हमको। बताओ, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया आपका? तो कहने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब उसके क्वेश्चन आते हैं और अपने से गलत हो जाए तो हमारे पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रहा। हमारा 11th गया, हमारा 12th गया, हमारा ड्रॉप गया। तो एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, पढ़िएगा तो पूरा पढ़िएगा। चलिए, ये हो गया क्लियर सबको? अब तो ये हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, पोटेशियम 19 का 1s2 से लगा करके 3d 0 4s1। ये अब बताइए, कैल्शियम 20 तो ये आ जाएगा 4s2, स्कैंडियम 21 यहां से शुरू हो जाता है आपका स्कैंडियम 21। बताइए 4s2 और ये 3d1, ये देखिए अब इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है 3d1, ये लास्ट में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द लास्ट ऑर्बिट, दिस इज द लास्ट ऑर्बिट। और लास्ट ऑर्बिट को हम वैलेंसी सेल भी बोलते हैं, वैलेंसी सेल हो गया ये, ठीक है। वैलेंसी सेल तो वैसे 3d भी है, यहाँ पर वैलेंसी सेल तो 3d भी है। एक्चुअली वैलेंसी सेल में
जो है ना केवल ये फाइनल ही नहीं होता फोर्थ, अभी मैं आगे समझाऊंगा इस बात को। तो बताइए ये ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है, या ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। जरा सोचो, जरा सोचो कि यार इलेक्ट्रॉन लास्ट ये है और ऑर्बिट लास्ट ये है, इलेक्ट्रॉन लास्ट ये है और ऑर्बिट लास्ट ये है। तो इलेक्ट्रॉन के भरने का रूल, इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का रूल पहले 4s में जाएगा, वो आपको समझा ही दिया मैंने कि n+l का में, और बाद में 3d में जाएगा। तो दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन व्हाइल दिस इज द 4s इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3d। अब बताओ इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है 4s की बजाय, वो आप लिख चुके हो। और अब आगे बढ़ते हैं, स्कैंडियम, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, यहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4s2 लिखिए, देखिए पहले इसमें लिखिए बाद में इसमें लिखिए 3d2, पहले इसमें लिखिए 4s2 बाद में इसमें लिखिए 3d3। बोले सर कोई पढ़ेगा तो ऐसा पढ़ेगा 3d3 4s2, आप पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3d3 4s2 लिखिए, पढ़िए, चाहे 4s2 3d3 पढ़िए, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो 4s देन 3d। हो गया क्लियर। क्रोमियम 24, तो क्रोमियम 24 में ये देखिए 4s2 3d4, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का होना चाहिए। यही तो आप बाउ कह रहा है। आप बाउ क्या कह रहा है कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में तो 2 हो गए, तो उसके बाद 3d4 होना चाहिए। तो दिस इज आप बाउ रूल, ये आप बाउ को फॉलो कर रहा है, बट आप बाउ को फॉलो तो कर रहा है, पर क्या यह तुमने करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है क्रोमियम का? बताओ जल्दी, क्या यह तुमने करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है क्रोमियम का? यस सर 3d5। तो यह क्रोमियम का इनकरेक्ट, आप बाउ रूल को फॉलो करने के बाद भी यह कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। यह कॉन्फ़िगरेशन इट इज नॉट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये करेक्ट नहीं है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इसका मतलब आप बाउ को फॉलो तो कर रहा है, बट इसके बाद भी करेक्ट नहीं है। आप बाउ को फॉलो तो कर रहा है कि पहले 4s को भरा, इसके बाद 3d में गया, इसके बाद भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब स्टेबिलिटी के लिए सब बातें होती हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। आप बहुत ध्यान से सुन लो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। बोले क्या यार बस 5 साल डॉक्टर बन जाएंगे, MBBS हो जाएगा, बाकी फिर पूरी लाइफ अच्छे से कॉलेज में भी मजा आएगा पढ़ने में और बाकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। आप स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, मैं स्टेबिलिटी के लिए पढ़ा रहा हूँ। पूरी दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। कोयला जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है स्टेबिलिटी के लिए, समझ आ गया? तो मैं दुनिया की सारी कोई भी चीज आपको फिजिकल केमिकल चेंज हो रहा है तो स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो अब बताइए नॉट करेक्ट बट फॉलो अप बाउ रूल। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होगा और इसकी जगह हम अब करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और इसकी बात को समझ रहे हैं। ये देखिए, तो क्रोमियम का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d4s, ये 4s1 होगा, 3d5 होगा। 3d5 4s1 is the correct electronic configuration of the chromium। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 या 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि 3d5 4s1 होता है, ना कि 3d4 4s2। क्या रीजन है? इसके रीजनों को समझना है, इसके रीजन को समझना है, पूरा रीजन समझा रहा हूं। रीजन सबसे पहले तो पहली बात, 3d5 इज मोर स्टेबल देन 3d4। 3d5 is more stable than 3d4। या 3d5 is more stable than 3d4? तो बात ध्यान से समझना, क्यों स्टेबल है इसका भी रीजन है। यहां पर देखिए 3d5 is more, 3d5 is symmetrical, सिमिट्रिकल है, सिमिट्रिकल है। 3d5 सिमिट्रिकल है। यार सिमिट्रिकल का मतलब समझना, सिमिट्रिकल का मतलब समझना।
सिमेट्रिकल का मतलब समझना यार, ये पांच स्टूडेंट हैं, ये 5 स्टूडेंट हैं और मैंने पांचों को एक एक पेन दे दिया, खुश हो गए पांचों। अगर मैं 4 को एक एक पेन देता और एक को पेन नहीं देता तो ये गुस्सा हो जाता, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता, ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता, इसको प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं रिपल्सन क्रिएट करता, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं पांचों को बराबर है, पांचों की एनर्जी बराबर है, तो मैं पांचों में 5 इलेक्ट्रॉन अगर रख दूंगा तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो 3d5 इज सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, एक बात है। तीसरी बात, जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सेल होते हैं वो बिल्कुल स्फेरिकल हो जाते हैं। अच्छे से सुनना, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड जो शेल होते हैं या सब सेल होते हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं, बिल्कुल स्फेरिकल, वही स्फेरिकल सिमेट्रिकल इसका सब सेल। तो सब सेल हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड और स्फेरिकल बन जाते हैं। चौथी बात, एक्सचेंज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्सचेंज एनर्जी की। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3d5 is more than 3d4। ये बात की जा रही है एक्सचेंज एनर्जी की, अच्छे से सुनिएगा, एक्सचेंज एनर्जी की बात की जा रही है। ये बात की जा रही है एक्सचेंज एनर्जी की, ये बात की जा रही है एक्सचेंज एनर्जी की, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं की जा रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को कम होना चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पर बात होती है पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ पर बात हो रही है एक्सचेंज एनर्जी की। तो एक्सचेंज एनर्जी 3d5 में ज्यादा है बजाय 4s के, बजाय 3d4 के। तो आपको ये पॉइंट आपको नोट करना है। और आप 2018 का क्वेश्चन आप देखिए, यही आया है और ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। और आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, इसमें ऑप्शन ऐसा दिया है कि 1 2 3 करेक्ट, 1 2 3 4 करेक्ट, 2 3 4 करेक्ट, 3 4 ओनली करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वहां पर। बहुत सिंपल है, उसको लिखिए जल्दी। और मैं आपको एक्सचेंज एनर्जी का मीनिंग समझाता हूँ कि क्या होता है। लिख लिया सब लोगों ने? तो एक्सचेंज एनर्जी का मीनिंग समझिए। ध्यान देना, 1 2 3 4 5, मैं 1 2 3 4 5, मेरे 4 फ्रेंड और हैं। मैं रहता हूं भोपाल में, मेरा एक फ्रेंड है जम्मू कश्मीर वैली में, मेरा दूसरा फ्रेंड है कुल्लू मनाली में, मेरा तीसरा फ्रेंड है केरला में, और मेरा चौथा फ्रेंड है गोवा में। गोवा सब जानते हैं। 4 फ्रेंड हैं। मैंने बात की कश्मीर वाले फ्रेंड से कि भाई अभी मौसम ठंडा है और मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, ठीक है, और तुम मेरे यहाँ आ जाओ, तुम मेरे फ्लैट में रहना, मैं तुम्हारे फ्लैट में रहूंगा, तो मैं उधर 4-5 दिन कश्मीर घूमूंगा, तुम यहाँ 4-5 दिन भोपाल घूमना, यहाँ मेरी कारें खड़ी हैं, तुम्हारी वहां खड़ी हैं। एक्सचेंज हो गया। तो ये और ये एक्सचेंज हो गया, ये इधर ये इधर, ठीक है। फिर मैंने बात की किससे? इससे। ये मेरा फ्रेंड रह रहा है मनाली में, मैंने कहा यार तू भाई इधर आ और तू भोपाल घूमना, मैं मनाली घूमूंगा, ठीक है, मैं तेरे फ्लैट में रहूंगा, तू मेरे फ्लैट में। ये आया यहाँ और ये आया यहाँ, ये देखिए ये एरो बना हुआ है। ये फिर अगला मेरा फ्रेंड, ये देखिए ये केरला में रह रहा है, भाई आजा यार केरला से तू इधर आजा, मैं इधर आ जाता हूँ, क्योंकि केरला में तो खूब पानी गिरता है, तू रोज तैरता है रोडों पे,
समझ गया? आप कुछ दिन मुझको भी तैर लेने दे। तो वो क्या हुआ, इधर आ गया, मैं इधर आ गया, मैंने केरला के सारे बीच और सारी चीजें देखी, मजा आ गया। बोले यार देखो कितना सही, और लास्ट ये देखिए ये इससे ये हो गया। अब बताओ एक्सचेंज एनर्जी मजा आया कि नहीं आया? अब बताओ, ये मैं था, अब ये है, इसके और इसके बीच बात हुई कि यार तू इधर आ जा, फिर इसके और इसके बीच बात हुई, फिर इसके बीच भी बात हो गई, फिर इसके साथ ये हुआ रिलेशन कि भाई तू इधर मैं इधर, इसका, तो ये बताइए ये हो गया, और फिर इसका और इसका हो गया। अब बताइए क्या हुआ, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी हो गई। बोलो एक्सचेंज एनर्जी समझ आ गई आपको कैसे होती है? यस और नो? तो इस तरह हम एक्सचेंज एनर्जी बनाइए इसको जल्दी से। हम एक्सचेंज एनर्जी की इस तरह से हम बात कर सकते हैं। बोलो एक्सचेंज एनर्जी वाली बात क्लियर हो गई सब लोग को? तो बच्चों यस सर। तो क्रोमियम का यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5-4s1 सिमेट्रिक है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन कम है। ये देखिए सेम स्पिन में है और रिपल्सन कम है। आप ये भी लिखेंगे कि सेम स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं तो स्पिन रिपल्सन नहीं होता है। तो ये सब बातें अच्छी हो गई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्सचेंज एनर्जी है। तो इस तरह से हम एक्सचेंज एनर्जी समझा सकते हैं। और आपके एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज पर एनसीईआरटी में देख लीजिए एक्सचेंज एनर्जी पूरी समझाई है और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए तो 3d5-4s1 हो गया। अब लिखते हैं क्रोमियम के बाद मैग्नीज 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d। ये देखिए पहले इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 4s में 4s2 और ये 3d5। भाई वहां पे एक इलेक्ट्रॉन था 3d5 4s2 3d4 वाला मामला था जो 3d5 हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s में ही जाएंगे, बाद में 3d5। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका हुआ 3d5 वाला, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d5। देन मैग्नीज आयरन 26 3d6, 4s2 3d6, कोबाल्ट 27 4s2 3d7। तो ये बड़ा सिंपल है। यहाँ देखो ये 25, तो 25 का यहाँ पे 5 फटाफट समझना, ये 5 तो इसमें भी 5, ये 6, ये इसमें भी 6, ये 7, इसमें भी 7। बस D4 वाले में क्या प्रॉब्लम आ गई थी वो आपको समझा दिया, D4 होना चाहिए था, नहीं हुआ। बाकी फिर D3, D2, D1 में 21 का 1, 22 का 2, 23 का 3, तो 1 D1, D2, D3 वैसे ही है। और सिंपल है समझने में, आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और ये हो गया कोबाल्ट 27, निकेल 28। ये देखिए 4s2 3d8, क्या आ गया 8, ये 8, तो ये 8। कितना अच्छा, इतना आसान तरीका समझने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे अपने को। 11th के बच्चे के लिए बहुत मजा है पढ़ने में। कॉपर 29, कॉपर 29 4s2 3d9, ये होना चाहिए, पर ये रॉन्ग। होना तो ऐसे ही चाहिए। ये आप बाऊ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये आप बाऊ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सॉरी आप बाऊ को तो फॉलो कर रहा है पर कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। एल्दो फॉलो आप बाऊ कहता है पहले 4s में जाएंगे फिर 3d में, तो आप बाऊ के अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट है, पर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है। बात क्लियर हो गई? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 29 का क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए? 3d10 4s10 4s1 3d10। और ये वही चीज है जो क्रोमियम में आपने पढ़ा था। क्रोमियम में जो मैंने लिखा था, फुलफिल्ड सेल सिमेट्रिकल हो जाता है, फुलफिल्ड सेल स्फेरिकल हो जाता है, फुलफिल्ड सेल में रिपल्सन मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है D9 के, और फुलफिल की D10 की एक्सचेंज एनर्जी D9 से ज्यादा होगी।
वो सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी। आपको अब क्लियर रहना चाहिए। कॉपर 29 आ गया समझ में? कॉपर 29 तो अब जिंक 30, तो जिंक 30 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिंक 30 तो 3D पहले 4s2 3d10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 4s2 3d10, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो जिंक 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ये समझा दिया आपको, फटाफट लिखिए। अब बात आती है, और ध्यान से देखिए, ये अपन चलिए MN ले लीजिए, 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 ये MN है। बहुत ध्यान से देखिए। अब मैंने आपसे कहा कि Mn+1 बनाइए, Mn+1 बनाइए, तो Mn+1, ये Mn+1, फिर Mn+2 बनाइए, Mn+3 बनाइए, Mn+4 बनाइए, Mn+5 बनाइए। ये देखिए 3D है 5, और ये है 4s। ये देखिए, आप बताइए लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? 4। बहुत अब ध्यान से सुनना ताकि गलती ना हो। लास्ट ऑर्बिट है 4 और लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाले। लास्ट ऑर्बिट है 4, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट में ये भरे हुए हैं। तो ऐसा कई बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं, बोले सर सबसे लास्ट में ये भरे हैं तो पहले ये निकलना चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रॉन के भरने के, इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के रूल अलग हैं और इलेक्ट्रॉन के निकलने के रूल केवल एक ही है। लास्ट ऑर्बिट से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है। यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और आयन बनाना है, यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और आयन बनाना है, तो सबसे पहले लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो ये अगर आपको Mn+ बनाना है, वैसे Mn+ ये स्टेबल नहीं है, बनता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन सा निकलेगा। तो ये 4s1 होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये वाला निकलेगा इलेक्ट्रॉन। कोई सा भी है, आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, तो ये आपका Mn+1 बन जाएगा। यदि आपने दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ये देखिए, तो Mn4s0 हो जाएगा और ये 3d5 हो जाएगा, ये Mn+2। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का एक ही रूल है और वो ये है कि लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लास्ट ऑर्बिट 4s है और लास्ट ऑर्बिट में यदि 2 सबसेल हैं तो और उससे आगे वाला, अगर sp होता तो पहले p से निकलते। तो बात अच्छे से समझ लीजिए, लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये लास्ट ऑर्बिट है और लास्ट इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, पहले यही निकलेंगे। लिख लेना अच्छे से, ठीक है? बात समझ आ गई? तो अब आगे Mn+2 बनाना है तो आपका ये हो गया। Mn+3 बनाना है तो आपका 4s0 3d4 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इस तरह से 3d4। अगर आपको और बनाना है तो ये 3d3 हो जाएगा, ये 3d3 हो जाएगा 4s0। तो इस तरह से 1 by 1 आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका 3d, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे निकलेगा। बोलो, क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन निकलने की तरीका? इलेक्ट्रॉन निकलने का तरीका क्लियर हो गया सबको? यस सर। बस, तो ये आप याद रखना। अगली बात, चलिए देखिए, अब आता है, बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे सिंपल बात है। आपने 30 तक पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी मैं फिर पीरियोडिक टेबल में समझाऊंगा। बचा हुआ पार्ट एकदम पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा और उसको आप समझा दूंगा। ध्यान से सुनिए अगली बात।
electronic configuration of the last cell, that is valency cell of the same group is same for S and P. ये देखिए आपका, यदि आपने ग्रुप 1 लिया है, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीथियम होता है, फ्रांसियम होता है। तो आप हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, पोटेशियम, ये रुबिडियम 37, 55, 87, ये आपका ग्रुप हो गया। अब जरा सोचो कि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है सब, ये 1s1 हो गया, इसमें 1s2, 2s1, ये देखिए मैं ऑर्बिट भी लिख देता हूं यहाँ पर, ये आपका ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ये आपका ग्रुप है, और ये आपका पीरियड है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। तो ये 7 पीरियड आपके सामने हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और मैं जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो लास्ट सेल का हो गया देखिए फिर 3s1, तो इसका लास्ट सेल का हो जाएगा 4s1, इसका लास्ट सेल का हो जाएगा 5s1, 6s1 और 7s1। जरा सोचो कि ये पीरियड है, पीरियड नंबर 1, तो ये देखिए 1, ये देखिए 1, एक ही ऑर्बिट है। इसमें पीरियड नंबर 2 है, तो इसका लास्ट ऑर्बिट 2 हो गया। ये लास्ट ऑर्बिट पीरियड 2, इसका लास्ट ऑर्बिट 2, दैट इज द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए, ये पीरियड 4 दिख रहा है पोटेशियम में, ये 4th ऑर्बिट दिख रहा है, और 4th ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है 4s1, सब में s1 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 s1, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s1। और ये जो लिखे हैं 5, तो ये देखिए ये 5s1, ये 6 पीरियड, तो ये 6s1, ये 7th पीरियड, तो ये 7s1। अब बताइए पूरी बात क्लियर हुई कि नहीं? ये पूरी बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? यानी एक ही ग्रुप के वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। तो फटाफट लिखिए, और इसका एक पॉइंट लिखेंगे अपन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स, electronic configuration of same group in S and P block, S and P block elements, electronic configuration of same group, electronic configuration of same group element कर देना, electronic configuration of same group element in S and P block, S and P block is same। और इसमें वैलेंसी सेल कर दो, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये परफेक्ट हो गया। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेम ग्रुप, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेम ग्रुप एलिमेंट्स इन S and P ब्लॉक इज सेम। ये देखिए S ब्लॉक का है, ये कौन सा सब जानते हैं? S ब्लॉक इतना तो सभी जानते हैं, S ब्लॉक का है ये। और S ब्लॉक का वैलेंसी सेल इसका 1 है, इसका वैलेंसी सेल 3 है, तो इसका वैलेंसी सेल 6 है, इसका वैलेंसी सेल 7 है। तो वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका S1 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 आ रहा है। ऐसा P ब्लॉक में और S ब्लॉक एलिमेंट में हमेशा होता है, ऐसा S ब्लॉक और P ब्लॉक है, केवल S में और P में बोला है मैंने। D में बहुत सी 80% सेम है, बट कुछ जगह D और F में हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा। बट इन D and F block some exceptions occurs। तो
कुछ एक्सेप्शन हमें कुछ एक्सेप्शन डी और एफ में मिलेंगे, लेकिन एस और पी में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आप समझ लो बहुत अच्छे से इस बात को कि ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का जब S1 सारे हैं ये वैलेंसी सेल, तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एस ब्लॉक एलिमेंट लिखा है। एस में और पी में ये पूरा टॉप टू बॉटम बिल्कुल सेम आएगा। डी और एफ में कहीं कहीं थोड़े एक्सेप्शन मिलेंगे। जैसे आपको एक्सेप्शन कहां से मिलना शुरू हो जाएंगे, कुछ आपको निकिल पैलेडियम प्लेटिनम में मिलेंगे। यार कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकिल पैलेडियम प्लेटिनम का, जैसे मैं समझा देता हूं आपको। आपने ये लिख लिया ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट इससे वेरीफाई हो गया, क्लियर हो गया आपको कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। ओके, अब अगर मान लो आपने सपोज यहां पर लिया होता, ये देखो, अगर आपने यहां पर लिया होता, फर्स्ट में तो केवल एक ही होता हाइड्रोजन, यहां पर लिया होता आपने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो आपका बेरिलियम हो जाता 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रांशियम 38, बेरियम 55, 56, रेडियम 88। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2s2 आता तो इसका 3s2 आता, तो इसका 4s2 आता, तो इसका 5s2 आता, 6s2 आता, 7s2 आता। जरा ध्यान से समझना ताकि गलती ना हो। ये देखिए इसका ये वैलेंसी सेल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये इनका वैलेंसी सेल है। और कॉन्फ़िगरेशन सबका क्या आ रहा है, देखो सबका s2 है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। आज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक किसी का भी देखना, बोरान से लगा करके, मैं भी एक पॉइंट समझा दूंगा, बोरान से लगा करके नीचे तक, और उधर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन यहाँ तक जाना, सबका कॉन्फ़िगरेशन एक ही आएगा, हीलियम को छोड़ देंगे। तो ये स्टेटमेंट, अब बताओ सेकंड वैलेंसी सेल, थर्ड वैलेंसी सेल, फोर्थ वैलेंसी सेल, फिफ्थ वैलेंसी सेल, सिक्स्थ वैलेंसी और सेवंथ वैलेंसी सेल। तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस एंड पी एलिमेंट आर सेम इन ए सेम ग्रुप। तो ये बात ध्यान रखिएगा भैया बच्चों, हटा दें हम इसको। तो जैसे मैंने एग्जांपल आपको डी एंड एफ ब्लॉक का दे रहा हूं, सपोज आपका निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, तो निकिल आपने अब भी लिखा, आज की क्लास में देखो क्या आता है, निकिल आपने अब भी आज की क्लास में लिखा है, देखो ध्यान से क्या आता है, 3d8 4s, ये आता है। तो भाई साहब पैलेडियम भी यही होना चाहिए, 4d8 5s2, पर पैलेडियम ऐसा नहीं होता। उसी तरह प्लेटिनम भी ऐसा ही होना चाहिए, ये 3 है तो ये 4, तो ये 5 d8 6s2, ये देखिए, तो ये भी ऐसा नहीं होता। सबको होना ऐसा चाहिए, सबको ऐसा होना चाहिए। ये सेम ग्रुप के मेंबर है निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, बिल्कुल से एक ही ग्रुप के मेंबर है, ठीक है, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। तो निकिल पैलेडियम प्लेटिनम आर द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। तो फिर आप बताओ ये सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ। ऐसा होना चाहिए, पर ये नहीं है भाई साहब। पैलेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम 4d5s, देखिए होना ये चाहिए था बिल्कुल। ये हो गया 10, ये हो गया 0 है 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 8 + 2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी देखो होना ये चाहिए था, हो ये गया 10 + 0 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ होना ऐसा चाहिए था, ये हो गया ये 5d9 6s1। अब बताओ पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्टली बहुत एग्जाम में आया हुआ है, बड़े एग्जाम जो होते हैं जैसे आईएएस वगैरह में, और क्या बोलते हैं आपका सिविल सेवाज में और आईआईटी में,
और आपको पैलेडियम के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछे गए हैं, तो वो सब किस पर बेस्ड हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए। तो 4d8 5s2 होने की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस एग्जांपल के माध्यम से कि डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन हमें ऐसे मिलेंगे कि एक ही सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सेम, एक ही ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सेम नहीं मिलेंगे। आया पॉइंट समझ में आपको कि नहीं? बताओ। Yes, ये sir. आपका, तो ये आपका 8th ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से हम, ठीक है, 8th कॉपर 9 नहीं, ये हो गया 10th, ये हो जाएगा 10 ग्रुप 10 है, देख लेना। ठीक है, तो क्योंकि निकल 10 हो जाएगा तो कॉपर जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा और जिंक 12 ग्रुप हो जाएगा और 13 आपका बोरान एल्यूमिनियम। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको देके बताया। तो आपको लिखना ऐसा ही है 3d8 4s2, 4d8 5s2, 5d8 6s2। बोले सर होना ऐसा चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक है, बट ये नहीं हुआ, ये हो गया। तो ये एक्सेप्शन आपको डी में मिलेंगे कुछ, और यही पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। आपको अभी उसमें कौन सा आया लास्ट ईयर, याद है तुमको? याद है तुमको कौन सा आया है? एफ ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट ईयर लगातार 3 साल लगातार आया है, 3 साल लगातार। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, किसको याद है? 3 साल लगातार एफ ब्लॉक का। गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन आया है, फिर अगले साल गैडोलिनियम के आगे और पीछे और गैडोलिनियम खुद का आया है। तो आप सोच, जरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका कितना हो गया है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक कितना करा दिया मैंने। बच्चों इसके पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, आपको विश्वास आ जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास पूरी क्लियर हो गई सब लोग को? किसी को कोई परेशानी तो नहीं आई? बताइए। Yes. कोई भी आप Yes, sir. अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें और मुझे बताएं आज तक की क्लास में जो 5-6 क्लास हुई हैं अपनी, जितनी भी हुई हैं, उन सभी क्लासों में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? और मैंने वो YouTube पर भी डाल दी है ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, दिखता रहे आपको, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो उसको देख सके। ठीक है, तो अभी कुछ क्लासेस तो मैं डालूंगा YouTube पर ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। चलिए रखते हैं, और आपकी जो भी परेशानी हो, जब भी कोई दिक्कत आए आप तुरंत फोन कीजिए। ठीक है, मैं हाजिर हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. ओके।